वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आपका अकाउंटेंसी टीचर स्वागत करता हूँ आपका अकाउंटेंसी क्लास में। बेटा, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हमने जो है चैप्टर नंबर 5 रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर रखा था कि ये होता क्या है। चैप्टर हमारा कौन सा है? 5th, नाम है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसमें हम बात कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है ऐसा अकाउंट जो कि आपको प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में बताता है। सॉरी, ऐसा अकाउंट जो कि प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में बताता है। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो कि हमें प्रॉफिट और लॉसेस के बारे में बताता है। और जब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं तो करते क्या है इसमें? हम इसमें बेसिकली एसेट्स और लायबिलिटीज, बैलेंस शीट से एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज किए जा सके। वो सारे अकाउंट जिनको कि हम ट्रांसफर करते हैं उनके सेपरेट अकाउंट ओपन नहीं करते, और जिनको ट्रांसफर नहीं करेंगे उनके हम सेपरेटली अकाउंट ओपन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सीखा था, जब हमने फॉर्मेट बनाना सीखा तो उसमें मैंने आपको बताया था देयर इज अ पार्ट ए। उस पार्ट ए में मैंने आपको समझाया था कि हम सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर करेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमने सेकंड तरफ देखा पार्ट बी। पार्ट बी में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी बोरोइंग्स होती हैं वो सारी ट्रांसफर की जाती हैं। पार्ट बी में सारी बोरोइंग्स ट्रांसफर की जाती हैं। हम इसको पार्ट बी के नाम से लिख लेते हैं। पार्ट बी में बोरोइंग्स ट्रांसफर की जाती हैं। बोरोइंग्स का मतलब था हमारा उन लाइबिलिटीज से जो कि आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज होती हैं, उनको हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, इंक्लूडिंग द प्रोविजंस। जो बैड डेट्स के लिए प्रोविजन मेंटेन किया वो भी हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। जो डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया वो भी हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। जो ट्रांसफर नहीं करने उनको हमने यहाँ लिखा एक्सेप्टिंग दीज आइटम्स। एसेट्स में से क्या ट्रांसफर नहीं करना? कैश बैंक, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ड्राइंग्स। इनको हम लोग ट्रांसफर नहीं करते। इनको ट्रांसफर नहीं करते तो बाकी इसके अलावा जो भी एसेट्स बचेंगे इनको ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा ही बोरोइंग्स के अंदर अगर हम बात करें तो बोरोइंग्स में हम क्या ट्रांसफर नहीं करते, जरा देखते हैं। बोरोइंग्स में हम ट्रांसफर नहीं करते, एक तो पार्टनर्स की कैपिटल, एक करंट अकाउंट, एक पार्टनर्स के लोन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जिसमें जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कॉन्टीजेंसी रिजर्व, ये हमने शामिल किए थे। हमने इन दो पर स्टार लगाया था बेटा। इन दो पर स्टार लगाने का मतलब था इनसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोग सीखेंगे कैसे हम इनको ट्रीट करते हैं। आइए हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। पार्ट बी के बाद हमने बात की थी पार्ट सी के बारे में। पार्ट सी में मैंने आपको बताया था कि इसमें हम लिखते हैं कैश पेड टू वेरियस लाइबिलिटीज। जो वेरियस लाइबिलिटीज है यहाँ पर किससे मतलब है हमारा? वो सारी लाइबिलिटीज जो कि हमारी आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज होती है, आउटसाइडर से बिलोंग करती हैं, उनको हम यहाँ क्या कर देंगे बेटा? पेड कर देंगे। और पेड करने के लिए वर्ड यूज करेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा था क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ऐसे और भी बहुत सारी लाइबिलिटीज हो सकती है जिनकी हमें पेमेंट करनी पड़े। और कुछ ऐसे भी खर्चे हो सकते हैं, कुछ ऐसी भी लाइबिलिटीज हो सकती है जो कि अनरिकॉर्डेड हो और उनको हम यहाँ पेमेंट करें, तो उन लाइबिलिटीज का नाम भी यहाँ पर शो किया जाएगा। और इसके अलावा कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में कुछ ना बताया गया हो पेमेंट के लिए और उनकी पेमेंट करना कंपलसरी हो, तो उनको फुल वैल्यू पर पेमेंट कर देंगे। जैसा हमने उसको यहाँ बी पार्ट में ट्रांसफर किया था ना, वैसे उसी वैल्यू पर इनकी यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। तो दिस इज योर बी पार्ट सी, जिसमें कि हमने क्या किया? लाइबिलिटीज की पेमेंट की। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट डी। पार्ट डी में हम करते क्या है? एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करते हैं, यानी एसेट्स को बेचते हैं बाय कैश, बैंक लिखकर
ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज, जो एसेट्स आप यहाँ ट्रांसफर करते हो इस पोर्शन में, उन एसेट्स को हम यहाँ पर पेड जो है ना सेल ऑफ कर देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं, बेच देते हैं। और केवल वही एसेट सेल ऑफ की जाती है जिनके बारे में कहा गया हो। जिनके बारे में कुछ ना कहा गया हो तो उन एसेट्स को बेचने की जरूरत नहीं होती है। या तो वो एसेट्स पार्टनर ले लेंगे या वो बिकेंगी नहीं, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही लाइबिलिटीज में जिन लाइबिलिटीज के बारे में कुछ ना कहा गया हो, या तो जो है वो पार्टनर्स ले लेंगे, अगर पार्टनर्स नहीं लेते तो 100% जो बची हुई लाइबिलिटीज है उनकी हम फुल पेमेंट कर देंगे जैसा उनकी बुक वैल्यू में लिखा हुआ है। और जो पेमेंट नहीं की जाती उनको एज इट इज छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर की जब बात की जाती है तो वहां सिंपल सी बात है, जो लाइबिलिटीज पार्टनर लेंगे वो लाइबिलिटीज होंगी जिनकी यहाँ पर पेमेंट नहीं हुई, यानी जिनके बारे में पेमेंट करने के बारे में कहा नहीं गया। अगर कुछ लाइबिलिटीज ऐसी हैं जिनके बारे में पेमेंट करने के बारे में कहा नहीं गया और ना ही ये कहा गया कि वो पार्टनर्स ने ले ली, तो या तो उनकी पेमेंट नहीं होती या फिर पेमेंट होगी तो बुक वैल्यू पर दिखा देंगे यहाँ एज इट इज पार्ट सी के अंदर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, जो पार्टनर लाइबिलिटी लेंगे उनको हम शो करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में मेरे पास है फिक्स्ड और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। जो पार्टनर करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से वो एंट्री शो कर देंगे। ये वो एसेट्स होती हैं जो कि बिकती नहीं है और जिनके बारे में ये कहा गया है कि पार्टनर्स हैज टेकन दीज एसेट्स। तो इस तरीके से हमने देखा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ। हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। नेक्स्ट है हमारा पार्ट जी। पार्ट जी के अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस जब हम दिखाते हैं तो इसको लिखते हैं किस नाम से है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 1 मिनट होल्ड करना बेटा। जी पार्ट में मैंने बताया प्रॉफिट और लॉस शो करते हैं, लिखते किस नाम से, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है यहाँ पर आता है प्रॉफिट, क्योंकि हमें पता है ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसकी अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो प्रॉफिट को शो करेगी और डेबिट साइड ज्यादा होगी तो लॉस को शो करेगी। तो यही चीज हम इस तरह भी इंप्लीमेंट कर देते हैं। आता दोनों में से कोई एक ही है, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर लॉस आ जाता है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे, किस नाम से लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते हैं लॉस। ये हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने इस अकाउंट को कंप्लीट करेंगे बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक पे। इसी के बिहाफ पर मैं कुछ नोट्स मेंटेन कर रहा हूँ यहाँ पर। आप वो नोट्स या तो साथ साथ लिख लें या मैं फाइल सेंड कर दूंगा, उसमें से बाद में देखकर लिख लें। वर्किंग नोट टाइप में है ये, आप तो नोट्स नाम देकर आप लिखना स्टार्ट कर लें। पहला जो नोट है दैट इज रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है उससे रिलेटेड मैं वर्किंग नोट यहाँ बनवा रहा हूँ। देखिए आपको ये तो पता ही है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। इट इज दैट अमाउंट, दैट रिजर्व which is created to compensate the employees on happening of any mishap। अगर कोई दुर्घटना किसी एम्प्लॉय के साथ घट जाती है तो उस दुर्घटना का कंपनसेशन अमाउंट पेड करने के लिए हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाते हैं। अब बात आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। इसके ट्रीटमेंट के लिए 2 केसेस हैं बेटा। व्हेन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन,
अबाउट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर हमें क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर व्हेन देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम तो हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन दो वेज में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं, इन दो तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट नजर आ रहे हैं अच्छे से। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पार्ट ए पर, जो कि ए में क्या लिखा है कि हाउ वी विल डील द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन देयर इज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो इस कंडीशन में ट्रीट, इसको लिख लेते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। When there is no information about the workman compensation claim, then treat workman compensation reserve as the profits and distribute among the partners in their प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे बेटा एज ए प्रॉफिट, और पार्टनर्स में एक रेशियो में बांट देंगे। वो रेशियो क्या है हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आइए बात करते हैं बांटने के लिए हम क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर हम प्रॉफिट को बांटने की एंट्री की बात करें तो हमारी जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और रेशो हम यूज कर लेंगे इसके लिए कौन सा, ओल्ड रेशो, जो भी रेशो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट कि अगर हमारे पास ये दे रखा हो कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है किसके बारे में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, इसके बारे में यदि क्लेम के बारे में यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम इस रिजर्व को क्या मानेंगे बेटा, प्रॉफिट मानेंगे, और प्रॉफिट मानकर हम इसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर। आई होप आपको पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट व्हेन देयर इज इंफॉर्मेशन गिवन, है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग किसका, जब हमें ये इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि पार्टनर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व व्हेन देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन, व्हेन देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अगर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। उसमें हमारे पास अलग अलग केसेज आ जाते हैं। जैसे कि केस नंबर अगर मैं बात करूं तो हमारा पहला केस होगा बेटा उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एग्जाम्पल लेते हुए चलेंगे, दैट इज, अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है मेरे पास वो है अमाउंट 40,000 रुपए का, एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी 40,000 रुपए की एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें गिवन है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन
ये आपको जो है ना क्वेश्चन में नीचे मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो उसको लेकर आपको चलना है। तो ऐसे गिवन है, तो आप इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या जर्नल एंट्री कैसे ट्रीट करते हैं देखिए। तो इसके लिए हम अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करेंगे बेटा। हम पहली जर्नल एंट्री इसके लिए पास करते हैं, आप लिख लेंगे पहली जर्नल एंट्री क्या हमारी पास होगी। इसके लिए हम पहली जर्नल एंट्री करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। हम ये इसके लिए जनरल एंट्री पास कर देंगे, और अमाउंट आएगी बेटा जितना, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो जितना क्लेम है उतना ही रिजर्व है, तो टोटल सारा का सारा रिजर्व हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। और दूसरी एंट्री जो हम पास करेंगे वो क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जो क्लेम था अब उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हम उसकी पेमेंट कर देंगे। ये दो एंट्री आप जब करेंगे जब आपको क्या कर रखा हो, क्लेम और रिजर्व दोनों बराबर दे रखे हो। तो आई होप पहला केस आपको समझ में आया होगा कि पहला केस क्या कहता है, बताइए पहला केस आपको समझ में आ गया। ये दो एंट्री आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। आगे सर। चलिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट पर दूसरा केस है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ग्रेटर देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। जब ऐसा केस दे रखा हो तो एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है आपके पास 40,000 रुपए का, एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपको दिया हुआ है 30,000 रुपए का। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कहाँ मिलेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो आप कैसे ट्रीट करेंगे, तो आपको जर्नल एंट्री करनी होगी। तो पहली जर्नल एंट्री जब आप करेंगे इसकी, तो क्या होगी जर्नल एंट्री पहली, जरा देखते हैं। अब पहली जर्नल एंट्री हम इसकी लिखते हैं। देखिए जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो जर्नल एंट्री हमारी हमेशा वही रहती है। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसको ट्रांसफर किया जाएगा अकाउंट डेबिट, किस में ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ अमाउंट की बात करते हैं, अमाउंट कितनी ट्रांसफर होगी बेटा, देखो टोटल अमाउंट कितनी है मेरे पास, 40,000 रुपए रिजर्व की, लेकिन क्लेम कितना है 30,000 रुपए का, तो हम 30,000 ट्रांसफर करेंगे। अब बाकी के सर जो 10,000 बच गए उनका क्या किया जाए बेटा, वो प्रॉफिट मानो, और जो प्रॉफिट मानेंगे तो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखे जाएंगे। यहाँ लिख देंगे 10,000 रुपए, और इन पार्टनर्स में इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इज इट ओके, पहली एंट्री समझ में आ गई। क्या करेंगे, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम से बड़ा है तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, क्या आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। दूसरी एंट्री जो है हमारी वो क्या होगी उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्लेम अगर ट्रांसफर हुआ है तो बेटा डेफिनेटली पेमेंट भी की जाएगी, और पेमेंट करने के लिए वही एंट्री करते हैं जो हमने ऊपर एंट्री की है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या लिख दे, बैंक या कैश अकाउंट, जैसे भी उसने कहा पेमेंट के लिए वैसे आप पेमेंट कर देंगे। और अमाउंट जो पेड की जाएगी वो कितनी पेड की जाएगी, अब ये बता दें। हमने क्लेम कितने का रखा था, 30,000 रुपए का, तो क्लेम 30,000 की हम पेमेंट कर देंगे, 30,000 की पेमेंट हो जाएगी। बताइए आपको ये पॉइंट समझ में आ गया।
क्या दूसरा केस भी समझ में आ गया इसका? चलिए केस नंबर 3 पर चलते हैं। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लेस देन हो, किससे? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इसका मतलब वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बड़ा है, दैट इज हम कंसीडर करते हुए चलते हैं। चलिए हमारे पास क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो दे रखा है ₹40,000 का, एंड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है मेरे पास। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का ले लेते हैं? 50 का ले लेते हैं। चलिए ₹50,000 का। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही आपको मिलेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो जो ये चीज हमें मिल रही है इस तरीके से, तो उसको अब हम जर्नल एंट्री में यदि कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहली एंट्री जो हम करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? पहली एंट्री इसके लिए बताइए जरा। सबसे पहले तो बेटा ट्रांसफर करने की एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे डेबिट करते हुए। कहाँ ट्रांसफर करेंगे बताइए? टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर दें, रियलाइजेशन अकाउंट। अब अमाउंट कितनी ट्रांसफर की जाएगी देखने वाली बात ये आ गई। अब अमाउंट के बारे में यदि हम बात करें तो अमाउंट कितनी ट्रांसफर होगी बताओ जरा। जितना आपका क्लेम है और जितना आपका रिजर्व है, तो हमेशा हम अमाउंट उतनी ट्रांसफर करते हैं जितने की हम कंपनसेशन कर सकें। जैसे रिजर्व तो है 40,000 का, तो हमने रिजर्व का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। अगर रिजर्व क्लेम से छोटा है तो सारा का सारा रिजर्व एज इट इज ट्रांसफर कर देंगे, जितना भी रिजर्व हमने मेंटेन किया हुआ है। और अगर जैसे कि हमने ऊपर बात की कि रिजर्व क्लेम से बड़ा है तो जितना क्लेम है उतना ट्रांसफर करेंगे। और हमने बात की अगर दोनों बराबर हैं तो सोचने की जरूरत नहीं है, जितना रिजर्व ट्रांसफर कर दो उतना ही पेमेंट होनी है। जैसे दूसरे केस में रिजर्व बड़ा था तो हमने ट्रांसफर किए रियलाइजेशन में 30,000, बाकी बचे हुए ट्रांसफर कर दिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, या और फिर पेमेंट कर दी उतने की जितने की क्लेम था हमारे पास। अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो क्योंकि रिजर्व छोटा है क्लेम से, तो जितना रिजर्व है सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे पेमेंट की, तो पेमेंट की बात क्या होगी हमारी, बता दीजिए जरा। पेमेंट कितने की करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कर देंगे बैंक अकाउंट, और पेमेंट उतने की होगी जितना हमारा क्लेम है। क्लेम कितना है बेटा? 50,000 रुपए। तो हम एंट्री भी कितने से करेंगे? ये 50,000 रुपए से करेंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बताइए क्या आपको ये तीसरे केस की एंट्री समझ में आई? आ गई सर। आ गई। एक लास्ट केस और लिख देता हूं। जब हमारे पास इसको केस ना बनाकर हम थर्ड पॉइंट मान लेंगे। हमने पहला पॉइंट रखा क्या? जब कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ना हो क्लेम के बारे में। दूसरा पॉइंट रखा जब हमारे को एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो क्लेम के बारे में। हम पार्ट सी मेंटेन कर लेते हैं, उसमें आप पार्ट सी में लिख लें। पार्ट सी में लिखें व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेम इज गिवन। क्लेम इज गिवन। ये थर्ड केस बना ले इसके अंदर हमारा कि भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड क्लेम जरूर दे रखा है। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे एंट्री करेंगे आइए देखते हैं। ये पार्ट सी है हमारा। व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज गिवन, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन है। तो बेटा इस कंडीशन में देखिए पहली एंट्री तो हम करेंगे नहीं। पहली एंट्री कौन सी थी हमारी? ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व। ये तो कोई एंट्री होने वाली है नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि रिजर्व है ही नहीं। लेकिन दूसरी एंट्री हम जरूर करेंगे जो कि पेमेंट की रहेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू, हम टू के साथ किसकी पेमेंट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट से हम इसकी पेमेंट कर देंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए जो भी जो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जो भी अमाउंट हो, सपोज करता हूँ 30,000 रुपए का दे रखा था, तो मैं 30,000 की इसकी पेमेंट कर देता हूँ। तो 30,000 की हम इस तरीके से इसकी पेमेंट कर देंगे। चलिए, क्या आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया जो मैंने नोट नंबर 1 में बनाया है? वर्कमैन कंपनसेशन को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या आपको ये क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, चलिए, तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा आपके पास बुक में, फर्स्ट और सेकंड। आई होप प्रैक्टिकल क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड जो है इसी से रिलेटेड है, या फिर केवल फर्स्ट क्वेश्चन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन और देखिए जरा किसका है, पहला क्वेश्चन तो इसी का है, दूसरा एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो आप पहला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, वर्कमैन कंपनसेशन से, वो आपको करना है डू सोल्व इन फेयर नोटबुक। आप इसको फेयर नोटबुक में करेंगे। ये आपका इस केस से रिलेटेड वर्क रहा, इस केस से रिलेटेड ये आपका काम रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट हमारा जो रिलेटेड टू है वो रहेगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री से रिलेटेड। अगर हम बात करें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री की, तो हम वो जो है ना किस तरीके से उनको करेंगे, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो आपकी बुक में जो है टॉपिक तो दे ही रखे हैं, लेकिन फिर भी आप 1 मिनट का पोज करते हुए जो है ना क्लास को रीज्वाइन करेंगे। मैं क्लास को फिलहाल डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी आपको रीज्वाइन करना है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उस टॉपिक को समझेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो किसके रिलेटेड रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू, नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जर्नल एंट्री। हम कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। तो मैं क्लास को भी वाइंड अप करता हूं बेटा। नेक्स्ट क्लास 2 मिनट के बाद रीज्वाइन करेंगे ताकि हम उस क्लास में इस टॉपिक को समझ सके। थैंक यू वेरी मच।